Okay, hello, good morning to all my medical aspirants. I hope you are doing well. तो आज थोड़ा मुझे काम था इसलिए मैंने मॉर्निंग में मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई ड्यू टू सम ऑफ माय एग्जाम्स दैट वाज गोइंग ऑन. सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस. इट्स गोइंग आफ्टरनून 2:44. आई थॉट मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी बट नहीं हुई. ठीक है, कोई बात नहीं. टाइम विदाउट वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट 2 से. तो हमने अभी तक पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है, दैट वाज आवर डाइवर्सिटी, है ना. डाइवर्सिटी में हमने 4 चैप्टर्स 11th के कंप्लीट किए. जो इनिशियल ये चैप्टर्स है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आपके कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं? लिविंग वर्ल्ड हो चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो सकी है बीसी, एंड प्लांट किंगडम एंड एनिमल kingdom. Okay, so now today we are going to start our next unit, that is structural organization in plants and animals. मतलब पहले यूनिट चैप्टर का जो नेम दिया है, why it is given this, इसके बारे में समझते हैं. तो आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबसे मेन चीज इसके बारे में आपको क्या समझना है कि क्या स्ट्रक्चर है और क्यों ऐसा ऑर्गेनाइज हुआ है, किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में. तो इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डील करेंगे किसके बारे में? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है द आउटर अपीयरेंस दैट यू सी, एंड एनाटॉमी जो कि आपकी बॉडी की या फिर कह सकते हैं प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं, और सेकंड वन को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चलिए, तो गो थोड़ा अब चले जाते हैं थ्रू एनसीईआरटी. तो ये जो डिस्क्रिप्शन होते हैं आपके, जो भी डाइवर्स फॉर्म, जैसे कि हमारे लाइफ जो प्रेजेंट है अर्थ पे, वो किस चीज से बने हुए हैं? ओनली बाय ऑब्जर्वेशन. मतलब जो भी चीज हमने अपने नेकेड आई से देखा है उसके ऑब्जर्वेशन पे इसे बनाया है. बाद में चल करके थ्रू हमारे मैग्नीफाइंग लेंसेज और माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है. और ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ये मेनली हमारे क्या होते हैं? ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि आपके बताएंगे किसको? एक्सटर्नल और इंटरनल. जैसे आप किसी भी एक लाइफ को देखते हो, एज्यूम करो अगर आप अपने घर में कॉकरोच देखते हो, लिजर्ड देखते हो, अब क्या देखते हो? क्या बैठ के ये सोचते हो कि उसका पेट ऐसा होगा, उसका मुंह के अंदर ऐसा होगा? ऑफ कोर्स यू वोंट थिंक लाइक दैट. या फिर आप किसी इंसान को भी देखते हो, कैन यू थिंक? या फिर खुद को देखते हो तो खुद के इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोग जो बच्चे हो ना, लाइक यूर इन 11th, लेकिन आपसे भी छोटे बच्चे जो होते हैं 7 8 9, ये सब उतना नहीं सोचते कि हमारा कौन सा ऑर्गन किस साइड है, हमारे बॉडी में टोटल कितने ऑर्गन्स प्रेजेंट है, व्हाट आर द ऑर्गन सिस्टम्स. अब आप ये चीजों के बारे में जान रहे हो, आपकी इंटरेस्ट बढ़ रही है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर डॉक्टर. अब डॉक्टर बनने वाले हो तो ऑफकोर्स आपका इंटरेस्ट इस चीजों में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. आपको एक एक ऑर्गन्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट आता है कि स्प्लीन है तो उसका काम कैसा होता होगा. यू लव टू लुकिंग एट दैट ऑर्गन, आपको उस ऑर्गन को देखना भी पसंद होगा. सो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड एंड ग्रेट डॉक्टर. तो इस तरीके से आप क्या करोगे? मॉडिफाई करने वाले हो. तो हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली? तो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को देखते हैं. अब इसके आगे अगर हम बात करें तो जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं और परसीव करते हैं, जैसे कि एक लिविंग फिनोमेना के बीच में, तो यही हमारा क्या होता है? डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है. मतलब जो हमने देखा उसी को हमें बताया कि अच्छा ये ऐसी दिखती है इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं. जैसे कि ह्यूमन मसल्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन मसल्स कैसे दिखते होंगे वो और आगे डिटेल में देख लेते हैं. और जैसे अर्थवर्म्स को देखते हो तो अर्थवर्म्स की बॉडी कैसी दिखती है? सॉफ्ट दिखती है, हार्ड दिखती है, क्या फ्रॉग्स की सिमिलर दिखती है, या फिर स्नेक की सिमिलर दिखती है? सबके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना. दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स. क्या स्नेक की स्किन हमारी स्किन से मैच करती है? नहीं. तो ऐसा क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये सब इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए आपके माइंड में. ये क्रिएटिविटी क्वेश्चंस आने चाहिए. द क्वेश्चन मस्ट बी अराइज की व्हाई ह्यूमंस आर मेड लाइक दिस. हमारी स्किन ऐसी क्यों है, हमारी बॉडी ऐसी क्यों है, ब्रेन हमारा ऐसा क्यों इवॉल्व है. इस तरह के क्वेश्चंस. ओके, आगे आते हैं. तो जैसे कि हमारे एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी से पहले भी और स्पेसिफिकली तो हमारे फिजियोलॉजी ने ही हमारा स्टैब्लिश किया था बायोलॉजी का पार्ट, और नेचुरलिस्ट जो थे बाद में चल करके डिस्क्राइब किए सिर्फ बायोलॉजी को उन्होंने किया. तो हमारा सबसे मेन फैक्टर जो होता है इसको डिस्क्राइब करना, फिजियोलॉजी का मतलब होता है आपकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं. तो बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इट इज स्टिल नेचुरल हिस्ट्री है बहुत लंबे समय से, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो खुद में ही बहुत ही अनोखी है. ये खुद एनसीईआरटी हमारी बताती है. एंड ऑफ कोर्स ये चीज आपको भी रियलाइज होना चाहिए, जो भी आप अपने लाइफ में देखते हो, सामने में जो भी आप देख रहे हो.
तो इनिशियल रिएक्शन अगर किसी भी स्टूडेंट, वो कैसा हो सकता है, वो बोर्डन, मतलब इस चीज को शायद पढ़ने में अच्छा ना लगे, इवन द बुक इज टेलिंग यू, बट हाँ उसके बाद आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, जो भी हम बाद में आगे चल करके यूटिलाइज करने वाले हैं, तो वहां पे लिविंग प्रोसेसेस में हम लोग क्या करेंगे, और ज्यादा मतलब डेप्थ में उसको देखने वाले हैं, और जो भी लाइफ फॉर्म्स और आपके उसके स्ट्रक्चर को। तो ये जो डिस्क्रिप्शन होती है, ये और भी ज्यादा क्या हो चुकी है, मीनिंगफुल हो चुकी है, और साथ ही साथ ये फ्रेम करती है रिसर्च क्वेश्चंस को हमारे फिजियोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। अब देखो, फिजियोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जैसे बेटा क्या होगी, तो फिजियोलॉजी का मतलब आपकी बॉडीज के बारे में, और इस कैसे ये इवॉल्व हुए। जैसे कि पहले ऐसा बोला जाता है, ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम ह्यूमंस का नाम हुआ करता था, जैसे कि अलग अलग पीरियड में अलग अलग तरह के ह्यूमंस, जैसे रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, इस तरह के कुछ ह्यूमंस थे। तो उनकी ब्रेन की सीसी एज कंपेयर टू होमोसेपियंस, दे आर लेसर, वो कम थी। चलिए, तो इसी को चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे इस यूनिट में, आपकी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स और एनिमल्स में, जो कि स्ट्रक्चरल बेसिस होगी आपकी फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर फिनोमेना के बारे में डिस्क्राइब की जाएगी। अगर कन्वीनियंस के तौर पर, तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स भी हम सेपरेटली प्लांट्स और एनिमल्स का देखेंगे। तो जैसे कि आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा होगा एनिमल्स के बारे में, जिसमें आपने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, बट आपने प्लांट्स के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने। ओके, तो आगे आते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे किसके बारे में दिया, तो कैथरीन इशाओ। शी हैड बोर्न इन 1898 एंड डाइड इन 1997। एक से सेंचुरी मारना बेचारी रह गई। ओके, सो कैथरीन, शी वाज बोर्न इन यूक्रेन इन 1898। वहां पे उन्होंने पढ़ाई की, कहाँ पे, एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी, और उन्होंने साथ में डॉक्टरेट डिग्री भी अपनी ली 1931 में यूएसए में। अब देखो, ये बोलोगे कि मैम साइंटिस्ट के बारे में आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटा जब भी पेपर के लेवल को लेंदी करनी होती है ना, तो वो साइंटिस्ट से थोड़ा बहुत पूछते हैं, और वो वैसे वो नहीं पूछेंगे, बट हाँ ये सब पूछेंगे, जैसे एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय पब्लिश्ड इन विच ईयर। इससे जैसे कि अगर कोई नेस्ट का एग्जाम देता है, मुझे नहीं मालूम कितने बच्चों को पता है, बट नेस्ट इज एग्जाम दैट इज कंडक्टेड बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट, जो लेती है ये एग्जाम, नेशनल आपके, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जाम होता है फॉर अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, बैचलर्स करने के लिए। एंड ये स्टाइपेंड देती है ऑन बैचलर बेसिस, दैट वाज अप्रोक्सीमेट 60 प्लस। आई एम नॉट श्योर अबाउट 80, बट हाँ 60 प्लस बेटा ये देती थी। अभी उन्होंने 80 वाला लाइक 8th आई थिंक कमीशन लगाने वाली थी, बट अभी तक वो अपडेट हुई ही नहीं हर कॉलेज में, क्योंकि ये कॉलेज भी उनके 2 ही बस कॉलेज है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी अप्रोक्सीमेटली 300 ही है। एंड इज द बेस्ट एग्जाम, मतलब जिनको साइंटिस्ट बनना है उनके लिए काफी अच्छा है। बहुत बच्चों को इस एग्जाम के बारे में पता भी नहीं होगा, बहुत बच्चे इसमें देते भी नहीं है, बिकॉज आई हैवंट, मुझे भी नहीं मालूम था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे भी किसी ने नहीं बताया कि नेक्स्ट जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं। तो आप अगर अभी से ही रिसर्च में जाना चाहते हो, तो क्योंकि जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है उनको जाना चाहिए, या फिर जिन्हें एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, एकेडमिक का मतलब पढ़ाई में, पढ़ाना जिसे पसंद है, तो उनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है। ठीक है, सो आगे आते हैं बेटा। तो एक्चुअली क्या था, तो इन्होंने अपने पब्लिकेशंस, अब देखो जो डॉक्टरेट डिग्री करते हैं उन्हें बहुत सारे मतलब पेपर वर्क, रिसर्च पेपर्स बेसिकली लिखने होते हैं खुद से, तो इन्होंने कुछ अपने पब्लिकेशन मतलब कुछ पेपर्स लिखे, जिन्होंने बताया था कर्ली टॉप वायरस, जो कि कैसे स्प्रेड हो रही थी प्लांट में, किसके थ्रू, तो हमारे फ्लूइड कंडक्टिंग, मतलब जिसको हम लोग फ्लोएम टिश्यू कहते हैं, उसके थ्रू हमारी वायरस कैसे प्लांट को पूरा इन्फेक्ट कर रही है। तो यहाँ से हमारे डॉक्टर जो ईसाओ, इन्होंने प्लांट एनाटॉमी के बारे में बताया 1954 में। फिर डेवलपमेंट किया, जो भी डिजाइन किया, आपके प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, एंड देन काफी वर्ल्ड वाइड इसका काफी ज्यादा इफेक्ट शो हुआ, क्योंकि तभी तो हमें पता है ना, जाइलम डू व्हाट, फ्लोएम क्या करती है, ये वायरस कैसे उसको इन्फेक्ट कर रही है उस प्लांट को। नहीं तो आपको कैसे पता होता, इफ समवन डिडंट हैड फाउंड इट, अगर इसको किसी ने भी खोजा नहीं होता, है ना। ओके, आगे देखते हैं। और एनाटॉमी की बात करूँ सीड प्लांट्स, जो कि हमारे कैथरीन ने जो पब्लिश किया था 1960 में, और इसको कैसे रेफर किया गया था, और इट वाज रेफर टू अ वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी, मतलब कि इंसाइक्लोपीडिया की तरह ये को रेफर किया गया था। फिर 1957 में उन्होंने क्या किया, शी वाज इलेक्टेड टू द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, एंड वो 6th वुमन थी टू रिसीव दैट ऑनर, मतलब इनको प्राइज मिली नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। साथ ही साथ और भी अवार्ड्स मिले, जैसे कि नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 1989। एंड जब कैथरीन ईशा जब मरी 1997 में, तो पीटर रेवन, डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी
मिसोरी बोटेनिकल गार्डन, इनको एब्सोल्युटली डोमिनेटेड बोला गया था एट द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी, इसलिए एनसीईआरटी इनके बारे में बताती है, बिकॉज शी हैड अ वेरी ग्रेट वाइड रेंज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन आवर प्लांट, मतलब बॉटनी पार्ट बेसिकली कह सकते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी बोथ। तो बॉटनी में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जो भी चीज अभी आप बॉटनी की चीजों में मतलब बुक्स में पढ़ते हो, उनमें इनका बहुत, जो भी डिटेल एजुकेशन जो आप लेते हो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ हर। सो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके तो यहाँ तक आपका कैथरीन का लाइक जो भी कह सकते हैं बायोग्राफी दैट एंडेड, एंड और ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 5। मेरी थोड़ी कैमरा इशू है, इस वजह से आज मैं ऑन नहीं कर रही हूँ। मैं आई मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट क्लासेस से कर पाऊँ। ओके ठीक है, चैप्टर 5। देखो अब बेटा इसमें पढ़ना क्या है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं। तो जो भी हमारे वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर है हायर प्लांट्स की, तो ये हमें कभी भी, जैसे देखो कभी घूमने जाते होगे, सम आई विल टॉक अबाउट माउंटेन एरियाज, क्योंकि वहीं पे ज्यादातर आपको प्लांट्स, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, जिसको देख करके बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। इट विल गिव्स यू अ पीस। उनकी ठंडी ठंडी हवाएं जो बहुत फास्टली जो ब्रीजेस एयर आते हैं, इट फील्स यू सो काम, ऐसा फील होता है। बहुत बच्चे ने फील किया भी होगा, बहुत ने भी नहीं किया होगा, बट यू विल सून फील इट। तो आपके जो प्लान्स होते हैं ना, ये कभी भी हमें फैसिनेट करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। दे विल ऑलवेज फैसिनेट यू। बाय हाउ? तो बिकॉज जो हमारे इवन द एंजियोस्पर्म्स, इनमें बहुत ज्यादा बड़ी एक डाइवर्सिटी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर मॉर्फोलॉजी की बात करती हूँ, जैसे कि इनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे इनके पास रूट्स प्रेजेंट है, स्टेम्स प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है, फ्लावर्स प्रेजेंट है, फ्रूट्स प्रेजेंट है। अब देखो क्या हर फल एक जैसा दिखता है? नहीं। क्या सारी की सारी सीड्स एक तरह की होती है? बिल्कुल नहीं। लीव्स क्या एक तरह के होते हैं? नॉट फॉर श्योर। एंड आर स्टेम, वो भी नहीं होते। रूट्स भी अलग अलग होते हैं। तो व्हाट आर द चेंजेस, मतलब इतनी ज्यादा लार्ज डाइवर्सिफिकेशन क्यों हुई? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है, तो रीजन तो बहुत कुछ अब हो चुका है, बट हाँ द नेचर मेड इट वेरी नाइसली एंड ब्यूटिफुली। मतलब इससे सुंदर क्या ही हो सकता था? मे भी हो सकता था, बट दिस इज द बेस्ट। तो चलिए, जैसे कि हमने चैप्टर 3 और 3 में हमने ऑलरेडी किसके बारे में बेटा पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, जो कि किस पे बेस्ड थी, मॉर्फोलॉजी और आपके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड आपके पूरे हमने प्लांट्स को देख लिया। तो और भी इसमें फिर सक्सेसफुल अटेम्प्ट मतलब क्लासिफिकेशन के लिए हो रहा है, और इसको हायर प्लांट को समझने के लिए, जैसे कि हमारे जिम्नोस्पर्म्स और कह सकते हैं एंजियो। तो ज्यादा बेसिकली हम इसमें बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स। याद होगा जब प्लांट किंगडम मैंने पढ़ाया था, तो बेटा उसमें एंजियोस्पर्म्स के बारे में ज्यादा कुछ डिटेलिंग की ही नहीं की थी। इट वाज वेरी शॉर्ट टॉपिक, बट हाँ आपके लिए एक अलग ही ये चैप्टर है। तो चलिए हम समझते हैं। तो जो भी हमारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, उसे हमें समझने की जरूरत है। साथ ही साथ कुछ हमारे पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। कुछ आपके एडेप्टेशंस होते हैं प्लांट्स के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ एडेप्टेशन होते हैं आपके हैबिटेट्स के। प्रोटेक्शन के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट में, क्लम्बिंग के लिए होते हैं, एंड स्टोरेज के लिए होते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल यहाँ दिया है। अगर आप किसी वीड को हटाते हैं, वीड इज व्हाट, अनवांटेड प्लांट, तो हम उसे उसमें क्या देखेंगे, तो ऑल ऑफ देम हैव रूट, सबके सब में रूट्स होंगे, स्टेम्स होंगे एंड लीव्स होंगे, और मे बी उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। वैसे ही अगर हम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को देखें, तो कहाँ पे दिखेगी, हमारी रूट सिस्टम दिखेंगी, और जो हमारे ग्राउंड से अबव जा रही है वो उसमें क्या दिखेंगे, हमारे रूट सिस्टम दिखेंगे। तो इस तरीके से हम प्लांट्स को क्या कर पाते हैं, क्लासिफाई कर पाते हैं कि कौन सी पार्ट क्या है। जैसे आप ह्यूमंस में क्लासिफाई करते हैं, ये मेरे हाथ है, ये पैर है, ये मेरा मुंह है ना, ये मेरी बॉडी है। तो यू क्लासिफाई लाइक दिस। वैसे ही प्लांट्स में भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसकी होगी, रूट, दैट मीन्स रूट सिस्टम। तो मेजोरिटी मतलब अगर मैं बात करूं डायकोटिलेडन्स, अब देखो डायकोटिलेडन्स किसको बोलेंगे, जिनके पास 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होगी। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि मुझे तो नहीं आता। ओके तो मेजोरिटी ऑफ द हमारे जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स होते हैं, इसमें क्या होती है, डायरेक्टली इलोंगेशन होती है किसकी, रेडिकल की, जिसकी वजह से हमारी क्या बनती है, प्राइमरी रूट। अब या कोटिलेडन का सीड का यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर इस बुक में है, इस देयर इन डिटेल, 10th में तो है बट इसमें शायद नहीं है।
नो देयर इज नॉट, क्योंकि आपने बचपन से ऑलरेडी पढ़ लिया है इसलिए। आई नो इट्स नॉट दैट गुड क्योंकि आई डोंट हैव पेन टू ड्रॉ, बट या ड्राइंग फ्रॉम माय फिंगर्स। देखो, तो दो तरीके से ही होते हैं। जो अपर वाले पार्ट होते हैं उसको हम लोग प्रिम्यूल कहते हैं, ठीक है, एंड लोअर पार्ट को बेटा क्या कहते हैं, रेडिकल। दिस इज रेडिकल एंड ये क्या है, कॉटिलेडन्स। तो जो हमारी प्राइमरी रूट है वो कहाँ से ग्रो करती है, रेडिकल से। तो क्या रेडिकल क्या बनाती है, रेडिकल स्टैंड्स फॉर रूट, प्लूमूल स्टैंड्स फॉर शूट। तो जो कि हमारी प्राइमरी रूट जो कि कहाँ ग्रो करेगी, ऑफ कोर्स सोइल में ग्रो करेगी। और इसमें हमारे क्या होते हैं, लेटरल रूट्स। अब प्राइमरी रूट्स और लेटरल रूट्स में बताती हूँ किसको बोला जाएगा बेटा। देखो ये प्लांट देख रहे हो, प्राइमरी रूट जो ये मेन पार्ट होगा दैट इज योर प्राइमरी रूट, और ये सारे क्या है आपके लेटरल रूट्स है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स। अब देखो टर्शरी भी होते हैं, क्वाटरनरी भी होते हैं, तो वो लेटरल्स पार्ट को बोला जा रहा है। आगे आते हैं, जो मैंने इतना लिखा है, ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो आपके जो लेटरल रूट्स होते हैं उनमें कुछ सेवरल ऑर्डर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स। मतलब जो पहली ऐसी ब्रांचिंग है उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, ये प्राइमरी रूट्स है। फिर यहाँ से ये सेकेंडरी रूट्स है, एंड देन फिर इसमें से भी जो ये पार्ट्स निकल रहे हैं दैट इज योर टर्शरी रूट्स, ठीक है। अब देखिए, जो प्राइमरी रूट्स होते हैं उनके ब्रांचेस जो होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हमारा टैप रूट सिस्टम, जैसा कि आपके मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिलेगा। अब बेटा जा करके मस्टर्ड प्लांट देख लेना और फिर वहां से देख के बताना क्या मैंने सही बताया था, टैप रूट सिस्टम इसमें होती है या फिर फाइब्रस रूट सिस्टम होती है। और जैसे कि अगर मैं मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स की बात करूं, अब देखो टैप रूट सिस्टम याद करने के लिए आपके पास अब क्या ट्रिक रहेगा कि जो भी आपके कैसे प्लांट्स होंगे, डाइकोटिलेडन, मतलब जिनके पास दो सीड रहेगी जिसको आप पार्ट कर पाते हो, तो दैट विल बी योर डाइकोट। जैसे लीची, लीची कैसी होगी, डाइकोटिलेडन होगी, सीड कैसा होता है उसमें। फिर अगर मैं और बात करूं प्लम, हाउ इट विल बी, वो आप बता देना मुझे। अब देखो, तो जो मोनोकोटिलेडनस जो प्लांट्स होते हैं इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए नहीं रहती है, वो रिप्लेस हो जाती है आपके लार्ज नंबर ऑफ रूट से। और ये रूट्स क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं कहाँ से, हमारे बेस ऑफ स्टेम से, और क्या बना लेते हैं आपकी फाइब्रस रूट सिस्टम, जैसे कि व्हीट प्लांट में। तो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के जरूर याद रखिएगा, आपके इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मस्टर्ड, डाइकोटिलेडन के, क्योंकि भूल जाओगे मस्टर्ड, अब दाना तो देख करके सब तो देखते भी नहीं होगे, क्योंकि बहुत लोग क्या ही करोगे अभी, यू आर नॉट एट दैट एज, आपकी पढ़ाई की उम्र है, तो सीधे साधे पेरेंट्स आपको करने नहीं देंगे, तो हाउ यू विल गेट टू नो। एंड फाइब्रस रूट व्हीट प्लांट। अब देखो बेटा कुछ और भी जैसे प्लांट्स है, जैसे कि हमारे ग्रासेस हो गए, मॉन्स्टेरा हो गई एंड बनियान ट्री। तो इसमें जो रूट्स राइज होती है किस प्लांट के पार्ट से होती है, तो रेडिकल से नहीं होती है, डायरेक्टली फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, रेडिकल से नहीं होती है। दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। मतलब सिंपल सा ये कहना है, कुछ ऐसे रूट्स जो कि रेडिकल से अराइज अगर नहीं होंगे तो उसको हम कौन सा रूट नाम देंगे। जैसे कि एक तो था कि अगर डाइकोटिलेडन अगर प्लांट है तो उसमें जो रूट्स निकलेंगे रेडिकल से वो कौन से रूट है, तो टैप रूट है। अगर मोनोकोटिलेडन है वहां पे जो रेडिकल से रूट निकल रहा है वो कौन से रूट होंगे, तो दैट इज फाइब्रस रूट। और ऐसे रूट्स जो कि हमारे रेडिकल से ओरिजिनेट ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो कौन से रूट्स होंगे, तो दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स। और अब रूट्स तक तीन तरह के देख लिया आपने रूट, बट सिस्टम दो तरह के होते हैं, ये सब कह सकते हैं एक मॉडिफाइड पार्ट है। ओके, अब इसका फंक्शन क्या होता है रूट्स का, तो रूट सिस्टम जो होती है ये वाटर को ऑब्जॉर्व करती है, मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करती है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इट्स नथिंग न्यू अबाउट इट। फिर प्रॉपर एंकरेज, एंकरेज मतलब कि बाइंडिंग के लिए प्लांट्स के पार्ट को वो क्या करे, जोड़ देते हैं। एंड साथ ही साथ स्टोर करना आपका रिजर्व फूड मटेरियल को, और सिंथेसिस करने आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के। ग्रोथ रेगुलेटर्स में आपने कुछ हार्मोन्स भी 10th लेवल पे पढ़ा होगा, ऑक्सीन, ये सारी है ना, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन्स, ये सब।
आप देखो, अब ये पार्ट्स है, इसी पार्ट्स को हमें पढ़ना है। पहला रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, फिर शूट सिस्टम। अब आगे आते हैं, मूविंग नेक्स्ट वन। अब देखो ये एडवेंटिशियस रूट्स है, देखो ये ब्रांचेस से डायरेक्ट निकल रहा है ना। ये 5' रूट्स है एंड दिस इज योर टैप रूट सिस्टम। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, डाइकॉट, टैप, मोनोकॉट, 5' एंड इसमें कुछ में तो स्पेसिफिक है, ग्रासेस ये सब में जैसे होता है। सॉरी। नाउ गेटिंग टू द रीजंस ऑफ द रूट। अब रूट में भी कुछ कुछ रीजंस होते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब देखो ये प्रॉपर रूट को दिखाया गया है, दिस इज द रूट टिप। तो देखो रूट टिप जो होगा उसके पास रूट कैप प्रेजेंट होगी, और यहाँ से उससे बस थोड़ा रूट कैप पे जस्ट जहां से कवरिंग होती है उसके पास हमारी क्या टिश्यूज होंगी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब वो खुद को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और लंबा इलोंगेट कर सकते हैं। और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन, मतलब जिसमें सेल डिवीजन मैक्सिमम रेट पे होगी। और ये रीजन ऑफ मैचुरेशन, मतलब मैचुरेशन कहाँ से होगी, ऊपर से होगी और नीचे से ग्रोथ होते जाएगी, क्योंकि ऊपर अगर ग्रोथ होगी तो फिर तो वो तो शूट में चला जाएगा। एंड रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे। अब देखते हैं, तो रूट जो होती है हमारी कवर होती है एक एपेक्स से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, रूट कैप। तो रूट कैप को कौन सी स्ट्रक्चर बोली गई है, थिम्बल लाइक, ओके, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे रूट के एपेक्स को, ठीक है, क्योंकि उसी उसी वही रास्ता बनाती है कहाँ तक, सॉइल में एंटर करने का, जो कि थोड़ी सी मिलीमीटर होती है अबव द रूट कैप के थोड़ी से ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, तो आपकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और यहाँ के जो सेल्स इस रीजन के होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ये खुद को बहुत रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का ही मतलब है कि ये खुद को क्या कर सकते हैं, डिवाइड बहुत जल्दी जल्दी ये कर सकते हैं। और जो सेल्स होते हैं इनके प्रोक्सिमल से रीजन, वो जाते हैं किसमें, इलोंगेशन करते हैं, मतलब रूट को लंबा करते हैं और इनलार्ज करते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे रूट की लेंथ को बढ़ाने में, मतलब हमारी रूट की लेंथ कितनी लंबी होगी, दिस इज द लेंथ ऑफ द रूट। तो एक रूट कितना लंबा हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस। जैसे एक इंसान कितना लंबा हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन पर डिपेंड करती है ना। और आपके फिर बोन्स भी लंबे होने चाहिए, मसल्स उनके साथ स्ट्रेच होनी चाहिए, वैसे ही रूट के साथ भी क्या है, उसका खुद का पार्ट है, उनकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है उसमें डिवीजन होने चाहिए रूट कैप से जस्ट दो कुछ मिलीमीटर्स अवय है उनमें। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है रूट कैप से वो कितने सेंटीमीटर अवय होती है, मिलीमीटर होती है, माइक्रोमीटर होती है, तो डेट इज मिलीमीटर। तो यहाँ से ये रीजन क्या होती है आपकी, रीजन ऑफ इलोंगेशन इसे बोला जाता है। और जो सेल्स होते हैं आपके इलोंगेशन जोन के, वो क्या करते हैं, ग्रेजुअली खुद को डिफरेंशिएट करते जाते हैं और मेच्योर होते जाते हैं। तो कह सकते हैं इस जोन में जो आपके प्रोक्सिमल और टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो ये आपकी क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब देखो प्रोक्सिमल वाला पास होता है और डिस्टल इज फॉर द अवे पार्ट, दूर। तो यहाँ से आपके क्या देखेंगे, फिर कुछ एपिडर्मल सेल्स निकलते हैं, जो कि बहुत डेलिकेट पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स कौन से सेल्स के बने होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, एपिडर्मल सेल्स के, या फिर आपके कंपेनियन सेल के, पेरेंकाइमेटस होते हैं, तो दैट इज फॉर योर एपिडर्मल सेल्स। और रूट हेयर्स ही हेल्प करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में एंड मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करने में, कहाँ से, तो हमारे सोइल से। अब देखो पहले लाइक आईसीआर एग्जाम में तो आते हैं, नीट के एग्जाम्स में पहले आते थे, बट अभी रिसेंटली तो ट्रेंड काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। बट हाँ, इस पे मतलब फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिटी मतलब डिनोट लेबलिंग ए बी सी लाइक दिस टाइप ऑफ इमेजेस, ओके। तो देखिए सारे रीजंस ऑफ रूट, बेटा इसको समझना बहुत आसान है, आप इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को बस आप बोलते जाओगे ना, यू कैन इजीली अंडरस्टूड इट, इसमें बहुत ज्यादा समझने की चीजें नहीं है। अब नेक्स्ट तो रूट सिस्टम हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट क्या स्टार्ट होगा बेटा आपका, स्टेम। लेट्स स्टार्ट विथ स्टेम। तो जो भी अगर हम फीचर्स की बात करें, स्टेम्स को हम कैसे अलग करेंगे, किससे, रूट से। तो स्टेम जो होती है क्या होती है, असेंडिंग पार्ट होती है हमारे एक्सिस की, जिसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टेम को रूट से डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज रूट इज इन प्रेजेंट इन द अंडर द सॉइल
वो सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट रहती है। और स्टेम क्या होती है, जहां पे आपके लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सारे डेवलप होते हैं। और ये कहां से डेवलप होती है, तो हमारे प्लूम्यूल। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल, रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, जो कि एम्ब्रियो कंडीशन में जर्मिनेटिंग सीड से ये डेवलप करती है। स्टेम के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स। देखो ये एक प्लांट है, इनकी स्टेम है, जैसे शुगर केन का एग्जांपल याद होगा, तो ऐसे पार्ट्स रहते हैं। ये एक नोड है, ठीक है, और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है दैट इज योर इंटर नोड, ठीक है। तो जहां पे जो रीजन होते हैं स्टेम के, जहां पे लीव्स क्या होते हैं आपके बॉर्न होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स। मतलब यहाँ से आपके लीव्स निकलेंगे। और इंटर नोड्स कौन से पोर्शन होते हैं, दो नोड्स के बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स, जो बेसिकली सिंपल सी लैंग्वेज आपकी एनसीईआरटी लिखती है। फिर स्टेम्स के पास और क्या होंगे, तो बर्ड्स होंगे, जो कि टर्मिनल और एक्सिलरी हो सकते हैं, टर्मिनली और एक्सिलरी। और स्टेम जो होती है जनरली कैसी होती है, ग्रीन होती है अगर वो यंग कंडीशन में है, और बाद में चल करके वो कैसे रहती है, वुडी और डार्क ब्राउन हो जाती है। और मेन फंक्शन, आप लोग पेड़ को देख लोगे आप खुद ही चीज को समझ जाओगे, बहुत इजी पार्ट है ये। और मेन फंक्शन जो होते हैं स्टेम के, वो कैसे स्प्रेड होते हैं, तो आपके ब्रांचेस के फॉर्म में, जिसके पास क्या प्रेजेंट रहती है, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और ये क्या हेल्प करते हैं आपके वाटर के कंडक्शन में, मिनरल्स के कंडक्शन में एंड फोटोसिंथेसिस के लिए। कुछ स्टेम्स जो होते हैं आपकी परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेशल फंक्शन, जो कि स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और साथ ही साथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्टेम का पार्ट है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इट इज अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो ये आपके स्टेम का काम है। नेक्स्ट मैं आती हूँ लीफ। लीफ हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आई नो इट्स नॉट गेटिंग दैट मच इफिशिएंट, मुझे भी मालूम है, बट यस आई विल ट्राई टू मेक इट मोर इफिशिएंट। मुझे थोड़ा सा भी ना, आई एम व्हाट टू से, एक्सक्यूज नहीं देना चाहूंगी, बट आई एम डूइंग समथिंग फॉर दैट। आई डोंट गेट टाइम टू लाइक डू अ वेरी गुड थिंग, मतलब मैं अपना आउटपुट बहुत अच्छा नहीं दे पा रही हूँ। सो यस, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि मैं मई तक अच्छी जगह सेटल हो जाती हूँ, तो हाँ मैं जरूर मई से पहले, लाइक ऑन टिल मार्च, देन आई विल बी माई बेस्ट, आई विल ट्राई टू बी माई बेस्ट। ऑफ कोर्स बेस्ट कुछ नहीं होता है, बस हाँ यस यू कैन ट्राई इट वट एवर इट लीड्स टू, बट यस डेफिनेटली आई विल। हाँ, और आप लोग अच्छे से मेहनत करो, बिकॉज यू नीड टू गेट इन दी मेडिकल और anything that you wanted for your life. Not is like medical is not about a life, it's never, but हाँ जो आप चाहते हो आपको वो जरूर मिले। हाँ गुड थिंग, अच्छी चीजें मांगो वो जरूर मिले। ओके, सो प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस, क्योंकि जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपकी चीजें और क्लियर होंगी। जैसे अपने चारों चैप्टर 11 पार्ट का कंप्लीट कर लिया है, तो इफ यू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चंस इट विल बी इजियर फॉर यू, इवन इन केमिस्ट्री और फिजिक्स बोथ। आप जितना बेटा क्वेश्चंस बनाओगे ना, आप जितना देखो थ्योरी आप बहुत पढ़ लोगे, बट आप जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाओगे ना, इट वोंट वर्क आउट फॉर यू, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। सो ठीक है, ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू यू। डे तो मैम बीत गया है, ओके नाइस इवनिंग फॉर यू एंड फॉर टुमारो आल्सो। ओके सो बाय।